नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है वर्धन वंश। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में, अर्थात हर्षवर्धन के बारे में आज क्लास में हम पढ़ेंगे। और एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जो आवाज है वह आप तक सही तरीके से आ पा रही है या नहीं। जी हाँ, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जो आवाज है वह आप तक सही तरीके से आ पा रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास यहां पर कथन है, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान एवं नाटककार था। जयदेव ने इसे कविता कामिनी का हर्ष कहा है। जयदेव उसने 3 नाटक ग्रंथों की रचना की, रत्नावली, नागानंद तथा प्रिय दर्शिका। जी हाँ, तो काजल जी, ओके ओके काजल जी, ओके काजल जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का क्या था? विद्वान एवं नाटककार था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसने नाटक भी लिखे थे। बिल्कुल सही है। जयदेव ने इसे कविता कामनी का क्या कहा है? हर्ष हर्ष कहा है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हमारा। जयदेव गीत गोविंद जयदेव, तो इसने क्या कहा है? कविता का कामनी का हर्ष कहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसने 3 नाटक लिखे, रत्नावली लिखा, नागानंद लिखा और प्रियदर्शिका लिखा। इन 3 नाटकों की रचना की थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा हमारा राइट आंसर। अश्वनी जी नमस्कार, अश्वनी जी नमस्कार। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, राइट आंसर क्या आएगा हमारा? डी राइट आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमारा एक प्रश्न जो यहाँ पर बनता है, जी हाँ, एक प्रश्न जो यहाँ पर बनता है बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसे जयदेव ने इसे कविता का कामनी का हर्ष कहा है। और इसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का जो नाटक है ये किसने लिखे हैं? ये हर्षवर्धन ने ही लिखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। कादम्बरी बाण भट्ट की विख्यात रचना है। इसका अधिकांश भाग बाण ने तथा कुछ बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुलिंद ने लिखा। इस ग्रंथ का चरित्र चित्रण तथा प्रकृति वर्णन अनूठा है। पार्वती परिणय एवं चंडी शतक आदि बाण भट्ट की रचना है। ये जो बाण भट्ट थे, बाण भट्ट, ये बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंधित थे। राजेश जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, हमारा क्या राइट आंसर आएगा? हमारा जो राइट आंसर आएगा, हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बाण भट्ट से संबंधित। और एक बात समझना, अगर इतिहास की शर्तों को पूरा करती है कोई भारत का कोई ग्रंथ करता है, तो वो बाण भट्ट का हर्ष करता है, जिसे जिसे हम इतिहास कह सकते हैं। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसे हम इतिहास कह सकते हैं तो वो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है। बाण भट्ट का कौन सा हर्ष चरित्र है? बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तकों की रचना की। बिल्कुल राइट है। कादम्बरी बाण भट्ट की विख्यात रचना है तथा इसका अधिकांश भाग बाण भट्ट ने तथा और इस बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुलिंद ने भी इसका कुछ भाग लिखा है। बिल्कुल, और 8 सर्गों में है ये। ठीक है, ये भी पूछा गया है। और पार्वती परिणय और चंडी शतक बाण भट्ट की विख्यात रचना है। ये पार्वती परिणय भी इसी की है और एक चंडी शतक भी इसी बाण भट्ट की है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? यहां पर डी हमारा राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहां पर डी राइट आंसर आएगा। ठीक है, और ये 8 सर्गों में है। बिल्कुल, और जो एक इतिहास की शर्तों को जो पूरा करने वाला जो ग्रंथ है वो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है। ये भी आप नोट कर लेना। और हर्ष चरित्र का ही ये पुत्र है, बाण भट्ट का ही ये पुत्र है जो पुलिंद है। इसने लास्ट में पुलिंद ने इससे लिखा है। जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन की राजधानी थी।
हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जी हाँ। और हम बात करते हैं, एक प्रश्न है हमारा पुष्य भूति वंश। ये पुष्य भूति वंश से थे। हम बात करते हैं जो हर्षवर्धन थे पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश से थे? वर्धन वंश से थे। और वर्धन वंश के जो शासक थे, पहला शासक कौन था? संस्थापक था नरवर्धन, नरवर्धन है। नंबर दूसरा कौन सा है? नंबर दूसरा है आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन। अगला है नंबर तीसरा है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम। नंबर चौथा है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये चौथा नंबर का है। नंबर पांचवा कौन सा है? राज्यवर्धन सेकंड है। और फिर अगला आता है हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन। ये क्रम भी आपसे इनका पूछ लिया जाता है, इनका आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो पहला जो शासक है वो नरवर्धन इस वंश का संस्थापक है। अगर हम बात करें यहां पर हर्षवर्धन की राजधानी पूछी गई है, किसकी राजधानी पूछी गई है? हर्षवर्धन की राजधानी पूछी गई है। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या आएगा? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आएगा। क्या आएगा? कन्नौज। अगर यहां पर पूछा जाए, अगर यहां पर पूछा जाए कि पुष्य भूति या वर्धन वंश की राजधानी क्या आएगी? थानेश्वर आएगी। ठीक है ना? तो ये इनका क्रम है, ये क्रम काफी बार पूछा जाता है। तो वर्धन वंश के संस्थापक थे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम थे। फिर थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और ये प्रभाकर वर्धन जो है, इसने हून हरिन केसरी की उपाधि धारण की। हून 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 माना गया है। और प्रभाकर वर्धन को जो माना गया है, हिरण के लिए एक शेर की तरह माना गया है। किसको? प्रभाकर वर्धन को। हून हरिन केसरी की उपाधि जो धारण की है, ये किसने की है? ये प्रभाकर वर्धन ने धारण की है। ये काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रभाकर वर्धन जो है, ये किसका पिता है? ये प्रभाकर वर्धन जो पिता है, हर्षवर्धन का पिता है। अगली बात, जो ये प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इस प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, जिसका नाम था यशोमती, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। ये यशोमती भी इसके साथ सती हो गई थी। और ये सती प्रथा की जो जानकारी हमें देता है, वो हमें हर्षचरित्र से मिलती है। और इस हर्षचरित्र में सती प्रथा की बहुत बड़ी आलोचना की जाती है, जिसे बाणभट्ट ने लिखा है। क्योंकि जो प्रभाकर वर्धन है, इसकी मृत्यु के बाद यशोमती जो हर्षवर्धन की जो मां थी, ये भी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। नीतू जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब। ठीक है, तो हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का आधार था। इसके समय जो भू राजस्व होता था, जो कर जो लिया जाता था, वो किस आधार पर लिया जाता था? वो भूमि के आकार के आधार पर लिया जाता था, उपज का आधा लिया जाता था, भूमि के प्रकार के आधार पर लिया जाता था, जमींदार का निर्णय के आधार पर लिया जाता था। तो किस आधार पर लगान लिया जाता था? भाई लगान जो था वो किस आधार पर लिया जाता था? क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? फोर्थ है। तो लगान कैसे लिया जाता था? क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, हर्षवर्धन के समय शासन काल में लगान। हम बात करते हैं, अगर हम मुगल काल में भी बात करें तो भूमि के प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं। एक होती है पोलज होती है, पोलज जिसपे प्रतिवर्ष खेती होती है। एक परती होती है, कुछ समय बाद कुछ समय खेती नहीं होती। एक चाचर होती है, जिस पर 3-4 वर्ष में खेती होती है। एक लास्ट में होती है बंजर। ये भूमि के प्रकार ये प्रकार है भूमि के। जी हाँ, तो सबसे उपजाऊ पोलज है, सबसे निम्न जो है वो कौन सी है? बंजर है। ठीक है, और हम हर्षवर्धन की बात करते हैं तो भूमि के प्रकार के आधार पर क्या लिया जाता था? लगान लिया जाता था। अगर भूमि अच्छी उपजाऊ है तो ज्यादा लगान लिया जाता था, अगर भूमि कम उपजाऊ है तो वहां से कम लगान लिया जाता था। तो इस आधार पर लगान लिया जाता। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा। जी हाँ, चाचा, बिल्कुल। तो राइट आंसर देखो, पोलज प्रतिवर्ष खेती होती है, बड़ी उपजाऊ भूमि है। इसके बाद परती की बात करें तो कुछ समय के लिए एक बार के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। जैसे हम सरसों बोते हैं खेतों में तो उसे छोड़ देते हैं।
इस टाइम खरीफ की फसल में जिस खेत में सरसों बोनी होती है उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, तो उस प्रकार की होती है। चाचर जो होती है इस पर 1-2 वर्ष छोड़कर होती है, और बंजर जो होती है निकृष्ट भूमि होती है। बिल्कुल जी हाँ, स्टूडी टाइम्स जी, अब तो देखो तैयारी आप करो एग्जाम की भाई, अब तो तैयारी एग्जाम की करो साहब, करो एग्जाम की तैयारी भाई। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की। भाई नालंदा में शिक्षा प्राप्त किसने की है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा नालंदा जो विश्वविद्यालय है बड़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, और ये बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म के भी महायान संप्रदाय की है। बौद्ध धर्म के भी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, महायान संप्रदाय, और इसे महायान संप्रदाय की इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। और हम बात करते हैं तो इसमें हैनसांग ने शिक्षा प्राप्त की थी, कितने माह, 18 माह यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी हैनसांग, और यहीं पर हैनसांग ने बौद्ध धर्म के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म के पुराने ग्रंथों का यहीं पर अध्ययन किया था। राकेश वेरी गुड इवनिंग। 15 वर्ष, 18 माह, ठीक है, 18 माह यहां पर शिक्षा प्राप्त की थी जी हाँ, ठीक है। और एक बात और है, थोड़ा हम समझें, इस हैनसांग के समय यहां का कुलपति कौन था, कुलपति कौन था हैनसांग के समय, जी हाँ, आंसर दीजिएगा। कुलपति जो था वो था शीलभद्र था, शीलभद्र यहां का कुलपति था। और हम बात करते हैं हर्षवर्धन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के लिए इन्होंने शिलादित्य शब्द का प्रयोग किया है, शिलादित्य शब्द का प्रयोग किया है, किसका, शिलादित्य का प्रयोग किया है। और अगली बात, ये जो हैनसांग थे जब ये भारत आए थे, जब ये भारत आए थे तो कुछ डाकू लुटेरों ने इसे पकड़ लिया था, तो इसे काली माता को इसे बलि चढ़ाने वाले थे, माता को इसे बलि चढ़ाने वाले थे। उस समय किसान अपने खेत जोत रहे थे तो उन्होंने इसे छुड़वाया था, और इसी ने सीयू की नामक पुस्तक की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। और हैनसांग कहते हैं अपनी पुस्तक सीयू की में, जब मैं चीन में था तो उस समय मुझे समाचार मिलता है कि शीलभद्र की मृत्यु हो चुकी है। उस समय मेरे मुंह से निकला, उस समय मेरे मुंह से निकला कि पूरब की ओर से आने वाली रोशनी आज समाप्त हो चुकी है, बुझ चुकी है। जी हाँ, तो उस समय इसने ये बात कही। यस, 15 वर्ष है, यहां पर 18 माह है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट पर। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन मत विलास प्रसन्न नामक नाटक के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। ये मत विलास प्रसन्न जो है ये किसने लिखी है, ये महेंद्र वर्मन ने लिखी। किसने लिखी है, महेंद्र वर्मन ने लिखी। और ये महेंद्र वर्मन ने जो लिखी है ये, इसमें 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 कापालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया है। किसका उड़ाया गया है, कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है। इसमें काफी बार ये प्रश्न आया है। और ये महेंद्र वर्मन जो है ये कौन सा शासक है, ये चोल शासक है। इसने शासन किया है 600 से 630 ईस्वी तक शासन इसने किया है। तो इसके समकालीन कौन है, 606 से 647 तक शासन किसने किया है, हर्षवर्धन ने। तो इसके समकालीन हुए हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। तो इसमें कापालिकों का इसमें मजाक उड़ाया गया है, मत विलास प्रसन्न कापालिकों का, जी हाँ। तो ये महेंद्र वर्मन जो है ये कौन शासक है, ये सॉरी महेंद्र वर्मन जो है पल्लव शासक है, चोल लिख दिया अपन ने, पल्लव शासक है ये, जी हाँ पल्लव शासक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ये यहाँ पर क्या है, समकालीन है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 है, जी हाँ। एहोल अभिलेख के अनुसार किसे साकोल उत्तर पथनाथ कहा गया है। साकोल उत्तर पथनाथ का अर्थ क्या होता है, उत्तर भारत का महान शासक, महान शासक।
इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? उत्तर भारत का महान शासक। और ये एहोल अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है भाई? पुलकेशिन द्वितीय का है एहोल अभिलेख। और इसे लिखना, इसे लेखक कौन है इसका रवि कीर्ति लेखक है। इसका जो लेखक है वो कौन है? रवि कीर्ति इसका लेखक है। और हम बात करते हैं उत्तर भारत का जो शासक जो कहा है वो किसको कहा है? महान शासक हर्षवर्धन को कहा है, क्योंकि उत्तर भारत का ही तो था। और जो ये पुलकेशिन जो द्वितीय था ये कहां का शासक? ये राष्ट्रकूट शासक था, ये तो दक्षिण भारत का था। तो सकोल उत्तर पथनाथ, उत्तर भारत का एकमात्र महान शख्सियत, तो इसका प्रयोग किया है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? यहां पर ए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, फिर पॉइंट पूछा आप लोगों ने, ऐसा बस आप पूछा करो। हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने 630-31 के लगभग की बातें करेंगे हम, लगभग इसे हर्षवर्धन को नर्मदा के युद्ध में पराजित किया, नर्मदा के युद्ध में पराजित किया। बिल्कुल ये बात बिल्कुल राइट है, 100% की ये बात बिल्कुल राइट है। कौन से युद्ध में पराजित किया? नर्मदा के युद्ध में पराजित किया। तो हर्षवर्धन जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा के युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और साकोल उत्तर पथनाथ का होता है उत्तर भारत का महान शासक, क्योंकि हर्षवर्धन तो उत्तर भारत का है। कन्नौज कहां पर पड़ता है? उत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है हर्ष के सोने के सिक्के, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? हर्ष के सोने का सिक्का, भाई हर्ष ने सोने का सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का। इस सोने का जो सिक्का है इसके पृष्ठ भाग पर, इसका जो पृष्ठ भाग है, इसका जो एक भाग है पृष्ठ, मुख्य जो भाग है उस पर किसका चित्र है? गौतम बुद्ध का है, सूर्य का है, शिव पार्वती का है, कृष्ण का है, तो किसका चित्र है? और एक बात और समझना, हर्षवर्धन मानने वाले तो बौद्ध धर्म को थे, लेकिन हर्षवर्धन दूसरे धर्मों का भी क्या करते थे? सम्मान करते थे। ये बात आप लोग नोट करें, दूसरे धर्मों का भी क्या करते थे? ये सम्मान करते थे। तो ये बात आप लोग नोट करें। तो किसका था अंकन था? बिल्कुल हम बात करते हैं शिव और पार्वती का अंकन था। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन किसकी पूजा करता था? हर्षवर्धन किसकी पूजा करता था? हर्षवर्धन गौतम बुद्ध की भी पूजा करता था। हर्षवर्धन इसके साथ सूर्य के उपासक भी थे। इसके बाद शिव और पार्वती की भी पूजा करता था। शिव और पार्वती की भी क्या करता था? पूजा करता था। मानने वाला तो ये ज्यादा बौद्ध धर्म को था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना जानते थे। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर सी राइट आंसर आएगा। तो ये बौद्ध को भी बौद्ध की पूजा भी करता है, सूर्य की पूजा भी करता है, और शिव और पार्वती की भी क्या करता है? पूजा करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है जी। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई शिक्षक कितने थे। शिक्षकों की संख्या का हमें पता चलता है 1510 थे। अब हम बात करते हैं भाई छात्र कितने थे। छात्र का आप आंसर दीजिएगा। हम बात करते हैं इसके लिए हर्षवर्धन ने कितने गांव दान दिए थे। हर्षवर्धन ने इसके लिए 100 गांव दान दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं धर्मपाल, जो पाल शासक है, उसने इसके लिए कितने गांव दान दिए थे। उसने इसके लिए 200 गांव दान दिए थे। कितने गांव दान दिए थे? 200 गांव दान दिए थे। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बिल्कुल हम बात करते हैं यहां पर 10,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। अब आप समझ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रसिद्ध रहा होगा। 100 गांवों से जो आय होती थी, वो सारी की सारी जो आय थी, जो लगान था, वो सारा का सारा नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाता था। तो आप समझ सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। और पता है ये बौद्ध धर्म का, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये बौद्ध धर्म का, ये बौद्ध धर्म का इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के भी किसका? महायान संप्रदाय का। अब हम बात करते हैं महायान संप्रदाय का। इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया है भाई? किसने तोड़ा है, किसने जलाया है इसको? हम बात करते हैं 1202-3 ईस्वी में एक बख्तियार खिलजी थे। एक बख्तियार खिलजी थे।
ये बख्तियार जो खिलजी थे ना, ये इतने काले और कुरूप थे। और दूसरी बात ये थी, इस पर किसी को विश्वास ही नहीं था कि ये बख्तियार खिलजी कुछ कर भी सकता है। और इस बख्तियार खिलजी ने यहां पर बंगाल पर आक्रमण किया। और इसके बाद हम बात करते हैं, जो बंगाल के लक्ष्मण सेन जो शासक थे वो वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद इसने बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया दुर्ग समझकर। और आज भी जले के प्रमाण वहां से मिलते हैं किस तरीके से इसे जलाया गया था। जी, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है जी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई कौन सा कथन है जो असत्य है? हैनसांग ने कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में कनिष्क विहार को देखा था। हैनसांग ने कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर में किसको देखा था? कनिष्क विहार को देखा था। इस विहार का निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था। ये 400 फीट ऊंचा तथा 13 मंजिल विहार है। इस विहार का निर्माण प्रसिद्ध यवन वास्तुकार अंगिलास द्वारा किया गया था। हमारा प्रश्न है भाई असत्य कथन कौन सा है? हमारा प्रश्न क्या है? असत्य। यस, स्टूडी टाइम्स बिल्कुल हैनसांग के अनुसार ये डाटा बिल्कुल हैनसांग के अनुसार। हैनसांग ने कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में कनिष्क के विहार को देखा था, बिल्कुल सही है। इस विहार का निर्माण हर्षवर्धन ने नहीं कराया, इसका निर्माण किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। और इसका वास्तुकार कौन था? अंगिलास इसका वास्तुकार था। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारा राइट आंसर जो आएगा, हमारा राइट आंसर यहां पर क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। और अगली हम बात करते हैं, जो एक मोहनजोदड़ो जो टीला है, एक जो मोहनजोदड़ो जो टीला है, तो मोहनजोदड़ो से भी एक कनिष्क के समय का एक टीला वहां से प्राप्त होता है, एक स्तूप टीला प्राप्त होता है। ये भी आप नोट कर लेना। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल आपसे कनेक्ट किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो से भी कनिष्क के समय का एक टीला प्राप्त होता है, एक बस्ती प्राप्त होती है, एक स्तूप का वहां से जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 है। 11, निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं की गई? भाई हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे। कितने नाटक लिखे थे? 3 नाटक लिखे थे, ठीक है ना। और जयदेव ने इसे क्या कहा है? क्या कहा है? साहित्य का हर्ष, साहित्य का कामिनी हर्ष कहा है, कामिनी हर्ष कहा है साहित्य का। इसे किसने? जयदेव ने कहा है, ठीक है ना। तो इसने 3 नाटक लिखे थे, उसमें से कौन सा नहीं लिखा था? रत्नावली लिखा था, नागानंद लिखा था, प्रियदर्शिका लिखा था। तो ये हर्षचरित्र इन्होंने नहीं लिखा था। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा। हर्षचरित्र जो है बाण भट्ट ने लिखा है, बाण भट्ट ने। लेकिन इसे पूर्ण किसने किया है? पूरा जो कंप्लीट किया है वो पुलिंद ने किया है, जो बाण भट्ट के क्या थे? पुत्र थे। बाण भट्ट के पुत्र पुलिंद ने इसे पूरा किया। ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब जी। ज्योति सिंह जी नमस्कार, आदाब। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। जो ये हर्षचरित्र है इसे बाण भट्ट ने लिखा है, 8 सर्गों में है। लेकिन अंतिम रूप से इसे जो लिखा है वो किसने लिखा है? पुलिंद ने लिखा है अंतिम रूप से। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था। हर्षवर्धन प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था, किंतु कालांतर में वो बौद्ध बन गए। हर्ष ने कन्नौज में 20 दिनों तक चलने वाली एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। अनेक बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। चीनी यात्री हैनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हमारे पास 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों में से कौन सा राइट है? 4 पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंटों में से कौन सा राइट है? जी हाँ, हम बात करते हैं। प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था हर्ष, और बाद में क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। ये बात बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। हर्ष ने कन्नौज में 20 दिनों तक चलने वाली एक विशाल धर्म सम्मेलन का क्या कराया था? आयोजन कराया था। ये बात बिल्कुल सही है। अनेक बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। ये बात बिल्कुल सही है। चीनी यात्री हैनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा डी। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर आएगा। बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल राकेश, बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ये सारे के सारे क्या है? सही है।
सारे के सारे सही। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभिलेखों तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन को हर्षदेव कहा गया है। सोनीपत से प्राप्त मोहर के शीर्ष पर बेल की आकृति है। नालंदा में मोहर में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। जयदेव ने अपनी कीर्ति गीत गोविंद में हर्ष को कालिदास तथा भास की तरह महाकवि कहा है। और हर्ष की रचना, हर्षचरित की रचना हर्ष ने। अब आप समझना, इसमें से बस हमको एक को हटाना है, इसमें से बस हमें एक को हटाना है, बाकी हमारे सारे के सारे सही। अभिलेख तथा बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन को हर्षदेव कहा गया, यह बात बिल्कुल सही है। सोनीपत से प्राप्त मोहर के शीर्ष पर बेल की आकृति, ये बिल्कुल सही बात है। सोनीपत से इसकी मुद्राएं प्राप्त होती है, इसकी मुद्राएं नालंदा से भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और नालंदा में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है मोहरों में, बिल्कुल सही है। और गीत गोविंद, जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंद में हर्ष को कालिदास तथा भास की तरह महाकवि कहा है। यह प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। कालिदास और भास से तुलना हर्षवर्धन की किसने की है? जयदेव ने की है। और कौन से ग्रंथ में की है? कौन से ग्रंथ में की है? और वो तुलना जो की है अपने ग्रंथ किसमें की है? गीत गोविंद में की। कौन से ग्रंथ में की है? गीत गोविंद में तुलना की। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ई हमारा राइट आंसर। इस प्रश्न को आप थोड़ा याद कर लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कालिदास और भास से तुलना की, किसने की है? जयदेव ने की है। ऐसे प्रश्न आपसे काफी पूछे जाते हैं। इसी के अंदर आपके लिए एक आंसर छुपा हुआ, इसी के अंदर आपको एक आंसर छुपा हुआ। कोई बात नहीं, वो ई है तो थोड़ा हो जाती है गलतियां, तो इसी के अंदर एक आंसर इसमें छुपा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित 3 बड़े पुस्तकालयों के क्या नाम थे? भाई नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, और पूरी पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? धर्मगज कहा जाता है। और इस पुस्तकालय का नाम है धर्मगज। और इस धर्मगज के जो कमरे थे, इस धर्मगज के 3 कमरे थे। इस धर्मगज के जो कमरे थे वो कितने कमरे थे? 3 कमरे थे। उन 3 कमरों का जो नाम था वो क्या था? रत्न सागर इसी का नाम था, रत्नोदाही द्रोही इसी का नाम था, रत्न रंजक भी इसी का नाम था। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आएगा भाई? डी आएगा, ठीक है ना। और अगर पूरी लाइब्रेरी पूछा जाए तो धर्मगज लाइब्रेरी थी। जो लाइब्रेरी पुस्तकालय जो आज चल रही है, ऐसी पुस्तकालय आप सोच सकते हैं आज से 1500 साल पहले भी भारत में चल रही थी। तो इससे यह भी पता चलता है कि उस समय भारत का जो एजुकेशन जो स्तर था वो क्या होगा, कितना मजबूत होगा। जी कितना मजबूत होगा। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत जाना पहचाना एक विश्वविद्यालय था। यहां पर हैनसांग ने, स्वयं ने भी यहां पर 18 माह शिक्षा प्राप्त की। तो इसी के ये पार्ट थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को हर्ष का संरक्षण प्राप्त था? हम बात करते हैं भाई कौन से विश्वविद्यालय को हर्ष का संरक्षण प्राप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उपयुक्त सभी। हम बात करते हैं, एक है हिंदू शिक्षा का केंद्र, हिंदू शिक्षा का केंद्र, हिंदू शिक्षा का केंद्र एक होता है हिंदू शिक्षा का केंद्र, एक है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, एक है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, एक है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन का संरक्षण किसको प्राप्त था? कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था? नालंदा को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? नालंदा को। और यह नालंदा एक बौद्ध धर्म का एक शिक्षा का केंद्र था। और इसके लिए हर्षवर्धन ने कितने गांव दान दिए थे? 100 गांव दान दिए थे। ये तक्षशिला जो है, तक्षशिला प्राचीन हिंदू शिक्षा का केंद्र है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं, ये जो तक्षशिला है इसकी खुदाई से, इसकी जब खुदाई की जब हम बात करते हैं तो इसकी खुदाई से भी हमें कुछ टीले प्राप्त होते हैं। इसकी खुदाई से भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? इसकी खुदाई से भी हमें टीले प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये इसी के अंदर हम बात करते हैं, इसी के अंदर कौटिल्य ने इसी के अंदर शिक्षा प्राप्त की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी के अंदर शिक्षा प्राप्त की है। तो ये
विश्व उसका शिक्षा का केंद्र। और विक्रमशिला की हम बात करते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और इसके किसने की है? इसकी धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया? धर्मपाल ने, जो पाल शासक है। और हम बात करते हैं लास्ट में, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी देखरेख का जो कार्य जो सौंपा गया था, वो कौन सी विश्वविद्यालय के लिए सौंपा गया था? वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए ही इस विश्वविद्यालय की देखरेख का कार्य सौंपा गया था धर्मपाल के साथ। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कौन सी विश्वविद्यालय के अंडर में था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंडर में था जी। तो ये चीजें जो है, तो हमें ये चीजें समझना होगा, ठीक है। तो ये, और ये तक्षशिला ये पेशावर में था, ये हिंदू शिक्षा का केंद्र था। तो महान महान लोगों ने, जीवक की बात करते हैं तो उसने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये हिंदू शिक्षा का केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, जीवक यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल राइट, ठीक है, तक्षशिला। और यहां तक्षशिला से हमें, अब यहां पर थोड़ा नोट कर लेना आप, तक्षशिला से हमें कुछ टीले प्राप्त होते हैं। कौन कौन से टीले प्राप्त होते हैं? एक भीर का टीला, भीर का टीला प्राप्त होता है। एक सिरकप टीला प्राप्त होता है। और एक टीला जो प्राप्त होता है, एक सिरसुख टीला प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? सिरसुख टीला। अब आपका प्रश्न यह बनता है परीक्षाओं में, भाई भीर का टीला कहां से प्राप्त होता है? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है। सिरकप टीला कहां से प्राप्त होता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है। और सिरसुख टीला कहां से जुड़ा हुआ है? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में हम बात करते हैं मिहिर कुल की, हम बात करते हैं, जो ये हून है, ये हून भी लास्ट में तक्षशिला में ये शासन करते थे। एक आपने हेलियोडोरस का नाम सुना होगा, जिसका बेसनगर अभिलेख है। तो वो हेलियोडोरस भी कहां से आते हैं? ये भी तक्षशिला से ही आते हैं। तो ये तक्षशिला बाद में विदेशी शक्तियों का केंद्र बन जाता है, जो ये तक्षशिला है। और इसी की खुदाई से हमें भीर का टीला, सिरकप टीला और सिरसुख टीला हमें इसी की खुदाइयों से प्राप्त होते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए जान जी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों और विषय में विभक्त था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन चलाने हेतु 3 प्रकार के कर प्रचलित थे, भूमि कर, भाग, नगद कर, हिरण्य एवं अतिरिक्त कर को बलि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? हम बात करते हैं, हर्ष का साम्राज्य प्रांत और विषय में बटा हुआ था। किसमें? प्रांत और विषय में ये बटा हुआ था। विषय जो है ये एक तहसील, एक स्तर का एक संस्था है, ठीक है ना। और सबसे छोटी इकाई बिल्कुल ग्राम होती थी, बिल्कुल सही है। प्रशासन चलाने हेतु 3 प्रकार के कर प्रचलित थे। एक भूमि कर होता था, बिल्कुल सही बात है। एक नगद कर होता था, जिसे हिरण्य कर बोलते थे, ये बात बिल्कुल सही है। एक अतिरिक्त कर होता था, जिसे बलि कर बोलते थे, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? डी राइट आंसर आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा जी। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल डी आएगा। और ये हर्षवर्धन एक छोटा टॉपिक है जी हाँ, तो इसलिए इसमें से हमारा जो मुख्यतः जो हमारे प्रश्न जो बनते हैं, वो हमारे कितने बनते हैं? एक 16 प्रश्न बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ा समझेंगे यहाँ पर, थोड़ा चीजें समझेंगे हम बात करते हैं, जब हर्षवर्धन की बात करते हैं, जो ये हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन है, इसका पिता की हम जब बात करते हैं तो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पिता का नाम है। माता की बात करते हैं तो माता का नाम जो है, माता का नाम है यशोमती। यशोमती माता का नाम है। जब भाई की बात करते हैं तो भाई कौन है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन सेकंड जो है ये इसका भाई है, राज्यवर्धन सेकंड भाई है। और जब हम बहन की बात करते हैं, तो बहन का नाम क्या है? तो राज्यश्री जो है, राज्यश्री इसकी बहन का नाम है। और हम बात करते हैं इस राज्यश्री का जो विवाह है, इसका जो विवाह किया जाता है, विवाह किससे किया जाता है? गृह वर्मा से इसका विवाह किया जाता है। और ये गृह वर्मा कहां का शासक है? ये कन्नौज का शासक। कहां का है? कन्नौज का। और हम बात करते हैं इसकी राज्यवर्धन की जो एक उपाधि थी, बड़ी महत्वपूर्ण है, परम सौगात। परम सौगात जो थी इसकी उपाधि थी, जी हाँ।
और प्रभाकर वर्धन की हम बात करते हैं, हून हून हरिन हून हून हरिन केसरी की उपाधि जो थी वो किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की थी। हून जो है, हून एक हिरन के समान है। हून किसके समान है? हून जो है वो एक हिरन के समान है। और मैं एक हिरन के लिए मैं किसके समान हूं? मैं एक शेर के समान हूं। ऐसी उपाधि इन्होंने धार की थी। किसने? प्रभाकर वर्धन। अगली बात, ये प्रभाकर वर्धन जो था ये बहुत ज्यादा बीमार था। इसका जो इलाज किया है एक राजवेद था सुसेन। अब आपसे परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सुसेन किसके राज दरबार में थे? आप सब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई सुसेन जो था वो किसके राज दरबार में था? तो वो राज दरबार में जो था वो किसके में था? वो प्रभाकर वर्धन के राज दरबार में था। इसके बाद क्या होता है? अब ये प्रभाकर वर्धन जब बहुत भयंकर बीमार होता है, सुसेन ने इसका खूब इलाज किया, लेकिन लास्ट में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके बाद प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, जो हर्षवर्धन की मां है यशोमती, ये यशोमती भी इसके साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। यशोमती भी इसके साथ सती हो जाती है। और इस सारी घटना का उल्लेख जो है वो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में किया है। अब एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया है, कौन से ग्रंथ में सती प्रथा की आलोचना की गई है? तो सती प्रथा की आलोचना सबसे ज्यादा हर्ष चरित्र में मिलेगी, क्योंकि बाण भट्ट ने की है। क्यों की है? क्योंकि उसने देखा है अपने जो मालिक हर्षवर्धन है उसकी मां को उसने सती होता हुआ देखा है। इसलिए सती प्रथा की आलोचना इस हर्ष चरित्र में कौन कर रहा है? बाण भट्ट कर रहा है। और हम बात करते हैं जो ये राज्यश्री है, इस राज्यश्री का विवाह गृह वर्मा से किया जाता है। किससे? गृह वर्मा से किया जाता है। और अगली बात क्या होती है? इस गृह वर्मा की कौन हत्या कर देते हैं? इस गृह वर्मा की हत्या शशांक कर देते हैं। इसके बाद राज्यवर्धन यहाँ कन्नौज जाता है। जब गृह वर्मा की हत्या हो जाती है तो ये कन्नौज जाता है। तो राज्यवर्धन को शशांक के खिलाफ सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन लास्ट में जो शशांक है, शशांक जो था एक बंगाल का शासक था शशांक, ठीक है ना, गौड़ शासक था। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यवर्धन की। शशांक धोखे से हत्या कर देता है, बुलाता है कि मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूं, तो राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अब जो ये राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है, फिर राज्यश्री को किस में डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद सूचना प्राप्त होती है, जब इसको राज्यश्री को जेल में डाल दिया जाता है तो हर्षवर्धन को सूचना प्राप्त होती है कि भाई तुम्हारी जो बहन है उसे जेल के अंदर डाल दिया गया है। किसके अंदर डाल दिया गया है? जेल के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन फिर कुछ समय बाद सूचना प्राप्त होती है कि भाई जो तुम्हारी जो बहन है वो विंध्याचल की तरफ चला गई है, विंध्याचल पहाड़ियों की तरफ वो चली गई है। इसके बाद फिर राज्यश्री को कौन? हर्षवर्धन इसे खोजते हैं, अपनी बहन को खोजते हैं राज्यश्री को, और पता चलता है ये जंगलों में पहुंच चुकी है, लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, उसमें ये सती होने वाली थी राज्यश्री। और जब ये राज्यश्री वहां पर लकड़ी इकट्ठी कर लेता है, हर्षवर्धन इसे खोज लेता है। जब हर्षवर्धन इसे खोज लेता है तो हर्षवर्धन बोलता है अपनी बहन से कि बहन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस समय राज्यश्री कहती है या तो आप मुझे एक वचन दें वरना मैं यहां पर अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तो उस समय राज्यश्री वचन मांगती है हर्षवर्धन से, तो मांगती है कि आप मेरे साथ कन्नौज से शासन करेंगे। तो उसके बाद हर्षवर्धन इस बात को एग्री कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है मैं आपके साथ कन्नौज से शासन करूंगा, लेकिन आप अपने शरीर को इस आग में ना झोंके। इसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को छोड़कर अपनी बहन की राजधानी कन्नौज से शासन किया। और अब राखी का पर्व आ रहा है तो यहां पर यह भी पता चलता है कि बहन के लिए भाई ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना राजधानी छोड़कर अपनी बहन की राजधानी से क्या किया? शासन किया। और ये सारी घटना जो मिलती है हमें हर्ष चरित्र से पता चलती है। जैसे ही विंध्याचल पहाड़ियों में राज्यश्री मिलती है हर्षवर्धन को, और उसके बाद ये हर्ष चरित्र भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद ही हर्ष चरित्र जो ग्रंथ है ये समाप्त हो जाती है। 8 सर्गों में है, ये 8 भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं? इसमें 8 भाग हैं। जी हाँ, ठीक है, तो 8 भाग हैं इसमें। और इसके बाद एक आप और भी समझ लेना, इनका क्रम अनुसार समझ लेना, वर्धन वंश के शासक, क्योंकि ये छोटा है, क्रम अनुसार तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला शासक है नरवर्धन। दूसरा है आदित्यवर्धन है,
आदित्य वर्धन है दूसरा शासक। नंबर तीसरा शासक है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम है, राज्यवर्धन प्रथम है। नंबर चौथा शासक है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन है। नंबर पांचवा शासक है राज्यवर्धन सेकंड है। ये प्रश्न आपसे क्रम अनुसार पूछ ले जाते हैं। और नंबर छठा शासक कौन है? हर्षवर्धन है। नंबर छठा शासक कौन है? हर्षवर्धन है। तो पहला जो संस्थापक है वो नरवर्धन इसका संस्थापक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे क्रम अनुसार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा पुष्यभूति वर्धन वंश से संबंधित था। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चोल वंश का रहेगा। चोल वंश से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, इसलिए कल का जो टॉपिक है हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है कल चोल वंश का। ठीक है, और लास्ट में आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। 8 बजे हमारी क्लासें रेगुलर प्रारंभ होती हैं। जी हाँ, और जो छात्र यूजीसी नेट का दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपने सपनों को आप साकार कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को तरंग तरंग भाग, बिल्कुल तरंग भी बोल सकते हैं आप, भाग बोल सकते हैं। ठीक है, तरंग 8 भागों में। ठीक है, और लास्ट में क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना अभी आप ना भूल। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। कल चोल की क्लास है। जी हाँ, कल चोल की क्लास है। एक बार चोल क्लास को आप एक बार देख, ठीक है ना, कल चोल क्लास को आप देख लेना एक बार। ठीक है, कल चोल वंश की क्लास। और ये राज्यश्री का जो वर्णन किया गया है वो 8वें भाग में 8वें तरंग में किया। ठीक है, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। कल का हमारा टॉपिक रहेगा चौल वंश। दिनेश गुर्जर जी गुड नाइट। पल्लव का भी करा देंगे, लेकिन पल्लव बड़ा छोटा है, पल्लव को हम मिक्स में कराएंगे, पल्लव को हम करा देंगे, पल्लव को भी करा देंगे। ठीक है, पल्लव को भी करा देंगे। हम छोटे छोटे वंशों को लेकर चल रहे हैं, इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो उस चीजों को भी हम कवर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।